नमस्कार दोस्तों आजकल ईडी को लेकर आप सुनते ही रहते होंगे कि लगातार ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा अटैक किया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। जो ईडी है वो सरकार का तोता बन गया है, मतलब सरकार जो भी कुछ कहती है वो ईडी करती है। मतलब जो ऑपोजिशन है उसी के ऊपर अटैक किया जाता है। जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, उनके जो लोग हैं उनके ऊपर कभी एक्शन नहीं होता। अक्सर आप इस तरह की बातें सुनते होंगे। क्या हुआ है कि कल एफएटीएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ईडी की जमकर तारीफ की गई है। सिर्फ तारीफ ही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मॉडल एजेंसी के तौर पर बताया गया ईडी को। कहा गया है कि दुनिया को सीखना चाहिए जिस तरह से ईडी काम कर रहा है। आप देख सकते हो खबर, ईडी अ मॉडल एजेंसी, वॉच डॉग एफएटीएफ प्रेजेस इंडियाज एसेट रिकवरी सिस्टम। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या है, एफएटीएफ ने क्यों ईडी की तारीफ की, ये इतना ज़्यादा मायने क्यों रखता है भारत के लिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, यूपीएससी 2026 में अगर आप प्रीलिम्स दोगे तो ये क्रैश कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। पूरा जो प्रिपरेशन होता है, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, और इनफैक्ट इस बार हमने पर्सनल मेंटरशिप निकाला है। मतलब अगर आप पर्सनल मेंटरशिप के साथ प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है भारत को। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अक्सर अभी तक आप यही सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, कब वो निकल रहा है, जा रहा है। तो एफएटीएफ को अक्सर इस प्रकार से देखा जाता था, लेकिन एफएटीएफ ने भारत का जो एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क है, कहने का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, या फिर जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, या फिर भारत में भी कई बार आपने देखा होगा जो गलत चीज़ें करके एसेट बनाए जाते हैं, पैसा कमाया जाता है, तो उसकी रिकवरी करवाना। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना भारत का, जो पूरा मॉडल है कि अगर किसी ने गलत काम किया, पैसा वो छुपा रहा है, तो कैसे पैसा निकाला जाए, तो उसमें यहाँ पर उस फ्रेमवर्क की तारीफ की गई है। और स्पेशली ईडी का नाम लिया गया है कि ईडी एज अ मॉडल एजेंसी फॉर इट्स इफेक्टिवनेस। मतलब जिस तरह से ईडी जितने भी एसेट्स वगैरह हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनका एसेट्स की ट्रेसिंग करता है, उनके एसेट्स को फ्रीज करता है, कॉन्फिस्केट करता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उसकी एक प्रकार से तारीफ की गई है। और ये जो रिकॉग्निशन है, लेट मी टेल यू, एफएटीएफ का जो रिपोर्ट आया कल, जिसका नाम है एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, और इसके अंदर बेसिकली आउटलाइन किया गया है कि दुनिया भर में जो अलग अलग देश हैं वो कैसे करप्शंस को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तो वहाँ से कैसे पैसे को और रिकवर कर रहे हैं, तो उसी के बारे में ये पूरा रिपोर्ट था जिसमें भारत की तारीफ की गई। अच्छा, एफएटीएफ के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में बनाया गया था। किनके द्वारा? G7 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा। और इनका मेन काम यही था एफएटीएफ का कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है दुनिया में, उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए, रोका कैसे जाए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कैसे रोका जाए, जो फाइनेंसिंग प्रोलिफरेशन होता है, जो गलत तरीके से पैसा निकाला जाता है, तो वो एक प्रकार से कैसे चीज़ें रोकी जाए। और एफएटीएफ का बेसिकली 3 काम था। सबसे पहला, उन देशों को एसेस करना, जो अलग अलग देश हैं दुनिया भर में, कि क्या वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई लॉज ला रहे हैं कि नहीं, वो कितना कंप्लायंस है। जैसे पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है अक्सर कि वो कंप्लायंस नहीं है, वो टेररिज्म फाइनेंसिंग वगैरह को खुलेआम छूट देता है। तो ये जो इवैल्यूएशन है वो किया जाता है। दूसरा, गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब अलग अलग देशों को हेल्प करना कि कैसे वो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ला सकते हैं इफेक्टिव सिस्टम के थ्रू, एक प्रकार से हेल्प करना। और तीसरा, यहाँ पर अक्सर आपने सुना होगा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में, कि अगर कोई कंट्री यहाँ पर सही से काम नहीं कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो यहाँ पर उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, या फिर एकदम वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। इससे होगा क्या कि वहाँ पर उस देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कोई भी कंपनी या फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि गलत चीज़ें हो रही हैं। सो मैं आपको बताऊँ तो भारत 2010 में एफएटीएफ का मेंबर बना था, और 2025 में एक मेजर माइलस्टोन है क्योंकि भारत को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत को किस चीज़ के लिए तारीफ किया गया। एफएटीएफ की रिपोर्ट में भारत के कई सारे जो एस्पेक्ट हैं एसेट रिकवरी सिस्टम को लेकर कहा गया है कि ये बेस्ट इन क्लास है, ग्लोबली पूरे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें अगेन 3-4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, भारत के अंदर लीगल फ्रेमवर्क। देखो, भारत ने 2 बड़े कानून बनाए हैं। एक तो 2002 में कानून बना था पीएमएलए, अक्सर आपने सुना ही होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बेसिकली ये जो कानून है वो अलाउ करता है हमारे एजेंसीज को कि जो
मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू प्रॉपर्टी जो रखी जाती है, जैसे मान लो विजय माल्या की कोई प्रॉपर्टी भारत के अंदर है और वो कोई गलत काम करके जो है भारत छोड़कर भाग गए हैं, नीरव मोदी या फिर जितने भी लोग हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, एडुकेट किया जाए, कॉन्फिस्केट किया जाए। तो ये इस तरह से रिलेटेड जो है आपका 2002 के कानून में देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम एक ये आई आगे चलकर, स्पेशली नीरव मोदी जैसे भागे, विजय माल्या भागे, तो सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर था अभी जो करंट गवर्नमेंट है एनडीए कि यहाँ पर वो कैसे उसको अलाउ कर देना, सरकार कैसे पैसा कलेक्ट करेगी। तो 2018 में एक एक्ट लाया गया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जिसके तहत यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को भगौड़ा घोषित किया जाता है। तो उसके तहत क्या है कि अगेन कोई 100 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया है देश के अंदर तो ही उसके ऊपर ये लागू होता है। तो ये जो कानून है कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन बेस्ड और नॉन कन्विक्शन बेस्ड कॉन्फिस्केशन है, मतलब कि ईडी जो है वो अच्छे से यहाँ पर काम कर सके, इसलिए ये कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक तो इसकी वजह से यहाँ पर तारीफ किया। फिर दूसरा यहाँ पर ईडी को लेकर एज अ मॉडल एजेंसी FATF ने ये कहा है कि ईडी हैज़ ऑपरेशनल एक्सेलेंस, मतलब ईडी वो जिस तरह से काम करती है काफ़ी इफेक्टिव तरीके से, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पड़े हुए हैं गलत तरीके से कमाए हुए हैं, उसको कैसे ट्रेस करना, उसको अटैच करना, कॉन्फिस्केट करना ताकि पैसा रिकवर किया जा सके, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम कर रही है ईडी। दूसरा ग्लोबल कोऑपरेशन, ईडी जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करती है, मतलब अलग अलग देशों के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो गया, ताकि अगर फॉरेन में कोई एसेट वगैरह रखा है तो उसको कैसे निकाला जाए, भारत कोई गलत काम करके भागा है भारत से और फॉरेन में अपना पैसा रखा हुआ है तो उसको कैसे कॉन्फिस्केट किया जाए, तो ग्लोबल कोऑपरेशन भी करती है ईडी। फिर तीसरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यहाँ पर डिजिटल ट्रैकिंग करना, फाइनेंशियल एनालिटिक्स का यूज़ करना, AI टूल्स का इस्तेमाल करना, ये भी ईडी आजकल इस्तेमाल कर रही है। और साथ ही साथ रेस्टोरेशन ऑफ एसेट्स, FATF ने यह भी नोट किया कि जो प्रॉपर्टी लिया जाता है, रिकवर किया जाता है ईडी के द्वारा, उसको अल्टीमेटली कोशिश की जाती है कि विक्टिम्स को रिटर्न कर दिया जाए। मान लो कोई बैंक है, बैंक का पैसा डूबा है तो उसको उतना पैसा बैंक को वापस चला जाए, या फिर वो पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए पब्लिक के पर्पस से। फॉर एग्जांपल FATF में एक मेजर केस बताया गया जिसमें बोला गया कि ईडी ने एक लैंड एक्वायर, मतलब लैंड को कॉन्फिस्केट किया, क्योंकि वो जो लैंड था वो फ्रॉड तरीके से ले लिया गया था किसी के द्वारा, और उस लैंड को अल्टीमेटली एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया, मतलब कि वो पैसा पब्लिक के लिए, भलाई के लिए किया गया। तो इसीलिए बोला गया है FATF के द्वारा कि ईडी जो है एक मॉडल एजेंसी बन गई है दुनिया में, जिससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। फिर इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, आप देख सकते हो भारत के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सिंगल कोई भी एजेंसी अगर काम करेगी तो उसको बहुत मुश्किल आएगी। तो रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जो इंटर एजेंसी कोऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे ईडी तो है ही है। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होता है उसको एनालाइज करना, ये काम FIU इंडिया का होता है। फिर CBI भी है जो कॉम्प्लेक्स फ्रॉड केसेस में काम आती है। इसके अलावा रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम्स, टैक्स अथॉरिटी, ये सब मिलकर आपस में काम करते हैं। तो ये भी भारत में बड़ा अच्छा है जो कोऑर्डिनेशन है इंस्टीट्यूशंस के बीच में। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी FATF ने प्रेज किया कि भारत जो है वो फॉरेन जुरिडिक्शन के साथ एंगेज करता है, ताकि जो एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं विदेशों में इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के, उसको कैसे निकाला जाए। इसके अलावा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में भी भारत पार्टिसिपेट करता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो UN के कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है और साथ ही साथ और भी कई ग्लोबल एसेट रिकवरी इनिशिएटिव्स है, उसको भी सपोर्ट करता है भारत। तो भारत कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में जो है काम करने की कोशिश कर रहा है। भारत में कैसे कोऑर्डिनेशन करना है एजेंसीज के साथ, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कोलैबोरेशन करना, तो ये चीज़ आई होप आप समझ रहोगे। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के लिए भी तारीफ की गई है। जैसे क्या होता है कि FATF की रिपोर्ट में बोला गया वैल्यू बेस्ड कॉन्फिस्केशन किया जा रहा है ईडी के द्वारा। मतलब मान लो अगर आप किसी एसेट का डायरेक्ट रिकवरी नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई पर्सन अपना पूरा का कैश वगैरह जो है वो लेकर, मतलब उसने कुछ ऐसा फ्रॉड किया और वो एसेट आपका फॉरेन में पड़ा हुआ है, तो उतने ही इक्विवेलेंट वैल्यू का जो प्रॉपर्टी है, एसेट है भारत के अंदर, उसको ईडी जब्त कर लेती है।
मतलब भले ही वो वाला प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पर उस केस से रिलेटेड हो, लेकिन ईडी का ये कहना है कि क्योंकि आप वो पैसा जो चीज़ें हैं वो फॉरेन लेकर चले गए हो, तो ये हमारा हक बनता है कि भारत में जो आपके एसेट्स हैं, दूसरे एसेट्स, उसको हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। आई होप तो ये एक इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपनाया गया है। अगेन इसकी भी तारीफ की गई है एफएटीएफ के द्वारा। इनफैक्ट मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। 2025 तक अगर आप देखोगे जो ऑफिशियल डेटा आया उसमें ईडी ने 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा के जो एसेट्स हैं उसको अटैच किए हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसके अलावा 20,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स ऐसे हैं जो कि विक्टिम्स को वापस किए गए हैं या फिर पब्लिक एजेंसीज को दिए गए हैं। और 200 से ज्यादा ऐसे फ्यूजिटिव्स हैं, भगौड़े ऐसे हैं जो भारत छोड़कर भागे हैं, उनको परस्यू किया जा रहा है, उनके केसेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स भी हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की। अक्सर कुछ दिन पर इनके खबरें आती रहती हैं। तो ये जो टेंजिबल रिकवरीज हुई है दिखाता है भारत का स्ट्रांग परफॉर्मेंस इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर एसेट ट्रेसिंग। तो ये हाईलाइट करता है कि भारत इस पर जोर शोर से काम कर रहा है। इनफैक्ट अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना भारत के लिए मायने क्यों रखता है। देखो, सबसे पहली चीज है, ऑब्वियस सी बात है, ये भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को एक बड़ा बूस्ट देगा। मतलब इससे जो ग्लोबल बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि देखो भारत में अच्छा काम हो रहा है, वो भारत में आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा है, डिप्लोमेटिक पोजीशन भी भारत की मजबूत होती है। एफएटीएफ के फोरम में भारत एक थॉट लीडर की तरह सामने आ सकता है। बाकी के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प कर सकता है कि वो भी किस तरह से अपने देश में इसको लागू करें। फिर इसके अलावा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइम्स, करप्शन, फ्रॉड, अगर ये कम होगा तो हमारे देश में ज़्यादा एफडीआई आएगा, कैपिटल इनफ्लोज ज़्यादा आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो डिटरेंस है उसको भी एक मजबूती मिलती है। मतलब कि अगर क्रिमिनल्स को पता है कि अगर आप कोई ऐसा काम करोगे और देश छोड़कर भागने की भी कोशिश करोगे तो भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उस वजह से एक साइकोलॉजिकल डिटरेंस होता है कि हाँ, आप गलत काम करो ही ना। इससे जो गलत चीज़ें वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भारत की तारीफ की गई है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सजेशन भी दिया गया है। जैसे नॉन फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं हमारे देश में, रियल इस्टेट, ज्वेलरी, लीगल प्रोफेशंस, तो वहाँ पर भी सुपरविजन की और ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा बताया गया है कि प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन करना है, ड्यू प्रोसेस को मेंटेन करना है, ताकि सिविल लिबर्टीज़ का हनन ना हो। अक्सर भारत पर ये कई बार आरोप लगता है कि सिविल लिबर्टीज़, राइट टू फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हनन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर मेंशन की गई हैं। तो ओवरऑल देखो, कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत का ये जो तारीफ किया गया है ईडी को लेकर, भारत के द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये आगे कितना सस्टेन करेगा वो कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आगे भी सिस्टम क्या फेयरनेस तरीके से चलेगा कि नहीं, मिसयूज़ क्या उसका रुकता है कि नहीं। तो ये सारे जो गोल्स हैं अगर ये परस्यू किए जाते हैं तो डेफिनेटली भारत एक मॉडल की तरह पूरे दुनिया के सामने आएगा और हम बता सकेंगे कि देखो, एक डेवलपिंग कंट्री होकर भी हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर डेवलप्ड जो नेशंस हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, वो भारत जैसे देशों पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने एक अच्छी काम करने की कोशिश की और तभी एफएटीएफ ने भारत की तारीफ भी की है। तो ये चीज़ है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ऑपरेट करता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400
23293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।